हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं द ऑटोमैन और आज हम बात करेंगे BS6 एग्जॉस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम के बारे में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, BS4 में वाहनों में हमने देखा कि SCR सिस्टम लगा हुआ है। वह SCR सिस्टम में यूरिया को स्प्रे करके SCR की मदद से धुएं से निकलने वाली नॉक्स गैस को कंट्रोल किया जाता है। BS6 में इसी तरह के 4 और यूनिट्स लगे हुए हैं। इन यूनिट्स की मदद से धुएं को और ज़्यादा बेहतर तरीके से कम नुकसानकारक बनाया गया है। तो BS6 में एग्जॉस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम किस तरह काम करता है, आइए हम देखते हैं। जब हम गाड़ी के इंजन को स्टार्ट करते हैं तब इंजन के अंदर पिस्टन के ऊपर बने कंबंसन चेंबर में रासायनिक क्रिया होती है। वो किस तरह होती है, आइए हम देखते हैं। जब इंजन क्रैंकिंग करते हैं तो पिस्टन ऊपर से नीचे की तरफ मूव करता है, उसे सक्शन स्ट्रोक कहते हैं। और उस दरमियान एक वाल्व, इनलेट वाल्व खुलता है और एयर इनलेट वाल्व से पिस्टन के अंदर आती है। और उसके बाद जब पिस्टन ऊपर की तरफ जाता है तब दोनों वाल्व बंद रहते हैं और पिस्टन के ऊपर जो हवा आई है वो कंप्रेस्ड होती है और बहुत गर्म हो जाती है। उसके बाद इंजेक्टर उसके ऊपर फ्यूल का स्प्रे करता है, जिसके वजह से वहाँ का तापमान और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और आग लग जाती है और इस तरह इंजन स्टार्ट हो जाता है और नीचे की तरफ पिस्टन मूव करता है। इसे लाइव स्ट्रोक भी कहते हैं। उसके बाद फिर पिस्टन ऊपर की तरफ जब मूव करता है तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है और उस समय वो जो जली हुई गैसेस हैं बाहर निकल जाती हैं। ये क्रिया इंजन के अंदर निरंतर चलते रहती है। ये सक्शन, कंप्रेशन, लाइव स्ट्रोक, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। इसीलिए डीजल गाड़ियों में इंजन ज़्यादातर 4 स्ट्रोक के ही मिलते हैं जो काफ़ी कारगर हैं। इंजन लगातार चलते रहता है और ये क्रिया इंजन के अंदर होते रहती है और इस क्रिया की मदद से हम वाहन को गति देने का काम करते हैं। जो रोटेशनल मूवमेंट मिलता है उसके वजह से वाहन आगे की तरफ ट्रांसमिशन की मदद से चला सकते हैं, आगे पीछे या लोड भी लेके चलाते हैं। जैसा जिसका काम हो वो इस तरह से वाहन को चलाता है। इंजन लगातार चलने की वजह से उसके कंबंसन चेंबर, ये कंबंसन चेंबर है पिस्टन के ऊपर, ये जो दिख रहा है ये लाल एरिया, वो कंबंसन चेंबर है। वहाँ पे तापमान बढ़ते रहता है और उससे निकलने वाली एग्जॉस्ट गैस का भी तापमान बढ़ते रहता है। वाहन दोस्तों हम लगातार चलाते रहते हैं कहीं आने जाने के लिए या माल परिवहन के लिए, तो उससे कंबंसन चेंबर और एग्जॉस्ट गैस, इन दोनों का तापमान बढ़ने के बाद इसमें कई तरह की नुकसानकारक गैसेस पैदा होती हैं, जैसे हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नॉक्स, पार्टिकुलेट मैटर वगैरह। ये गैसेस वातावरण के साथ साथ हमारे शरीर के लिए भी बहुत नुकसानकारक होती है। वातावरण में जाने से रोकने के लिए, इन गैसेस को वातावरण में जाने से रोकने के लिए BS6 वाहनों में एग्जॉस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम को लाया गया है। दोस्तों, अब आइए देखते हैं कि इंजन जब स्टार्ट होता है और गाड़ी चलती है तो प्रदूषण क्यों पैदा होता है। प्रदूषण पैदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि थियोरिकल क्या होता है कि हवा और फ्यूल दोनों को मिश्रण करके जलाया जाता है। हवा के अंदर ऑक्सीजन होना चाहिए और फ्यूल के अंदर हाइड्रोकार्बन होना चाहिए। तो क्या होगा कि जल के जो मिश्रण, धुआं जो बाहर निकलेगा उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और सुपर हीटेड गैस यानी गर्म गैस ही निकलनी चाहिए, लेकिन उसकी जगह कुछ और ही निकलता है। वो क्यों निकलता है देखते हैं।
तो जैसे हम हवा वातावरण में से लेते हैं तो उसमें 21% ऑक्सीजन और 78% नाइट्रोजन गैस होती है और 1% की मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसेस होती हैं। और जो फ्यूल हम जलाते हैं, जो डीजल जलाते हैं, तो उसमें हाइड्रोकार्बन ही होना चाहिए, लेकिन हाइड्रोकार्बन के साथ साथ फ्यूल सप्लाई सिस्टम को लुब्रिकेटिंग करने के लिए उसके अंदर हम सल्फ़र का मिश्रण करते हैं ताकि फ्यूल सप्लाई सिस्टम लुब्रिकेट रहे। तो ये जब मिश्रण जलता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और सुपर हीट स्टीम की साथ साथ हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड और पीएम, ये तीनों गैस भी निकलती हैं। और कुछ समय वाहन चलने के बाद उसके इंजन में कंबंसन चेंबर के एरिया में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसमें से निकलने वाली एग्जॉस्ट गैस का भी टेम्परेचर बढ़ता है। जैसे ये टेम्परेचर कुछ देर के बाद 1370 डिग्री सेल्सियस या 1400 डिग्री सेल्सियस तापमान जाता है, तब उसमें नॉक्स भी पैदा होने लगती है जो प्रदूषण का मुख्य कारण है। तो ये चारों गैसेस को कंट्रोल करने के लिए BS6 में EATS सिस्टम के अंदर DOC और DPF और SCR और ASC, इन चारों यूनिट्स को लगाया गया है ताकि ये चारों गैसेस BS6 नॉर्म्स के निर्धारित मात्रा में ही वातावरण में जाएं, जिससे प्रदूषण कम से कम हो सके। इंजन से निकलने वाली एग्जॉस्ट गैस सबसे पहले एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में आती है, उसके बाद टर्बोचार्जर में होती हुई एग्जॉस्ट ब्रेक में और फिर वहां से साइलेंसर पाइप में चली जाती है। साइलेंसर पाइप में सबसे पहले NOx 1 सेंसर लगा होता है जो ECU को धुएं में कितनी मात्रा में NOx गैस जा रही है उसकी जानकारी देता है। उसके बाद DOC, DPF, DF मिक्सचर, SCR और ASC लगा होता है और आखिर में सबसे लास्ट में NOx सेंसर 2 लगा रहता है जो ECU को बताता है कि गैस को आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम में से पार करने के बाद अब कितनी मात्रा में NOx गैस वातावरण में जा रही है। उसके बाद धुआं वातावरण में चला जाता है। BS6 एग्जॉस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम के अंदर ये 5 मुख्य यूनिट आते हैं। पहला है DOC, डीजल ऑक्सीडेशन कैटालिस्ट, दूसरा है DPF, डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर, तीसरा है DEF मिक्सचर और चौथा है SCR सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन और पांचवा है ASC एमोनिया स्लीप कैटालिस्ट। अब हम देखेंगे DOC के बारे में। DOC में ऑक्सीजन, हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर को सूट भी कहा जाता है, और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये हवा जब DOC में एंटर होती है तब DOC में लगे कैटालिस्ट की वजह से हाइड्रोकार्बन H2O यानी पानी में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। दोस्तों, इसमें H2O पानी जो है यहाँ गैस फॉर्म में ही रहता है जो उड़ते हुए आगे निकल जाता है। DPF, दोस्तों जैसा कि हमने देखा कि साइलेंसर पाइप में से आ रही ऑक्सीजन, हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, PM और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को DOC जो है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करके आगे भेज देता है। वो गैसेस फॉर्म में होती हैं तो वो DPF में से आसानी से आगे चली जाती हैं। लेकिन ये PM जो है वो सॉलिड रहता है, छोटे छोटे कण होते हैं, तो वो DPF फिल्टर में आके कैच हो जाते हैं और वहीं स्टोर हो जाते हैं। ये जो इसे सूट भी कहते हैं, सूट को DPF में लगे कैटालिस्ट की मदद से DPF जो है उसे कार्बन डाइऑक्साइड में भी कन्वर्ट करके आगे भेज देता है और ये इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की भी मदद लेता है। उसके बाद सब गैसें DF में चली जाती हैं। आइए देखते हैं DEF क्या काम करता है। DEF के ऊपर एक डोजर यूनिट लगा रहता है।
ईसीएम से सिग्नल मिलने के बाद यह डोजर यूनिट डीएफ फ्लूइड या यूरिया भी कहते हैं और उसे एडब्लू भी कहते हैं, उसे डीएफ मिक्सचर यूनिट के अंदर स्प्रे करता है और आगे से आ रही नाइट्रोजन मोनोक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ यूरिया को अच्छी तरह मिश्रण करके आगे एससीआर की तरफ भेज देता है। एससीआर दोस्तों, एससीआर यूनिट क्या काम करता है? डीएफ से नाइट्रोजन मोनोक्साइड, एमोनिया और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के मिश्रण को लेकर इसमें लगे कैटालिस्ट में कैटालिटिक रिडक्शन प्रक्रिया की मदद से H2O यानी पानी में और नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करके आगे की तरफ भेज देता है। ASC यानी एमोनिया स्लीप कैटालिस्ट, ASC में SCR में से बचे हुए एमोनिया को, नाइट्रोजन गैस को और ऑक्सीजन गैस को यहाँ पे ASC की में लगे कैटालिस्ट की मदद से H2O और N2 यानी पानी और नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट होके यहाँ से बाहर चला जाता है। ये देखते हैं अब किन गाड़ियों में से कितनी मात्रा में कौन सी गैसें निकलती हैं। तो भारत स्टेज एमिशन नॉर्म्स फॉर हेवी डीजल व्हीकल, ये भारत स्टेज एमिशन नॉर्म्स सन 1991 से लागू है। तब से लेके अब तक अभी अप्रैल 2020 से तो BS6 चल रहा है, लेकिन अप्रैल 2017 से BS4 था। जो अभी जो नई वाहन बिकेंगे वो BS6 मानक पे आएंगे। तो BS4 में कार्बन मोनोक्साइड 1.5 निकलता था और हाइड्रोकार्बन 0.96 निकलता था और नॉक्स जो है 3.5 निकलता था BS4 में, और BS4 में PM 0.02 निकलता था। लेकिन अभी BS 2020 के बाद से ये BS6 में कार्बन मोनोक्साइड 1.5 ही निकलता है। ये दोनों लगभग सेम है, क्योंकि कार्बन मोनोक्साइड वातावरण और शरीर के लिए उतना नुकसानकारक नहीं है, इसलिए उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। लेकिन ये हाइड्रोकार्बन BS4 में 0.96 निकलता था, अब ये BS6 में 0.13 निकलेगा। तो हाइड्रोकार्बन जो है अब पहले की मात्रा में 70% कम हो गया है, और नॉक्स जो है BS4 में 3.5 निकलता था और BS6 में 0.04% निकल रहा है। ये भी लगभग 90% जैसा कम हो गया है BS6 में। और PM जो BS4 में 0.02 निकलता था, अब ये BS6 में 0.01 निकलता है। ये गैस भी लगभग 50% कम निकलेगी। और इस तरह से BS6 के वाहनों में जो बदलाव हुए हैं, तो उसकी वजह से ये जो नुकसानकारक गैसें हैं इतनी मात्रा में उनको और ज़्यादा बेहतर तरीके से नियंत्रित किया गया।